हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं सी टेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि क्या है, जूनियर स्तर का है। जूनियर स्तर के सी टेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको देखने वाले हैं। और जिसको जिसको प्राइमरी लेवल का जो पेपर था उसका अगर पेपर देखना है प्रीवियस ईयर का, तो मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट खोल के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर देखेंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं किस सब्जेक्ट का पेपर देख रहे हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखने वाले हैं। यह पेपर कब हुआ था, तो 6/2/2023 को इसका पेपर हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है परवरिश की शैलियाँ। तो देखिए, जब एक बच्चे का वृद्धि और विकास होता है तो परवरिश की जो शैलियाँ होती है, बच्चे की कैसे परवरिश कर रहे हैं, वो भी क्या करता है, प्रभाव तो डालता है बच्चों पर। फिर सेकंड दिया अनुवांशिक ढांचा या फिर संरचना। जो अनुवांशिक यानी जो जेनेटिकली रूप से आपके बच्चों के आप में से आप में बच्चों में जा रहा है, वो भी प्रभाव डालता है बच्चे के वृद्धि और विकास में। फिर थर्ड दिया है विद्यालयी अनुभव। विद्यालय में जाके बच्चा कैसे संगत में है, टीचर द्वारा क्या सीखता है, कैसे उसे माहौल दिया जा रहा है, यह भी क्या करता है, बच्चे के वृद्धि और विकास में हेल्प करता है, प्रभावित करता है। और फिर फोर्थ है व्यक्तिगत रुचि। बच्चे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, यह भी क्या करता है, बच्चे को उसके वृद्धि और विकास में हेल्प करता है। इस तरह से कौन कौन सा इसमें कोड सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो चारों कारक दिए हैं विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। तो ऑप्शन ए दिया है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता है। क्या कह रहा है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। ऑप्शन बी दिया है एक आयामी और रेखीय होता है। ऑप्शन सी दिया है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच की एक जटिल अंतःक्रिया। और ऑप्शन डी दिया है अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे के रूप में बढ़ती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो मानव का विकास होता है वो कैसा, बच्चों में जो विकास का परिवर्तन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कि जो मतलब क्या कह रहा है कि जो बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन होता है वह वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच की क्या है, जटिल अंतःक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए कथन दिया है। कथन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि कौन सा कथन सही है। फिर उसका एक जो रीजन दिया रहता, तर्क दिया रहता, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें अभिकथन जो दिया वो दिया है सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते नहीं रहेगा, गुजरते हैं, यहाँ पर रहेगा क्या रहेगा, चरणों से गुजरते हैं। तो देखिए सभी संस्कृतियों मतलब किसी भी संस्कृति में क्यों ना एक ही घर का वो बच्चा हो, कभी भी जो उसका उम्र होता है, जिस तरह से उसके उम्र होता है, एक तरह से उसके जो विकास के चरण रहते हैं कभी एक समान नहीं रहते, डिफरेंट रहते हैं। हर बच्चे का विकास डिफरेंट डिफरेंट चरण पे होता है। जरूरी नहीं कि अगर 2 साल पे कोई बोलना सीख रहा है तो दूसरा बच्चा भी 2 साल पे ही बोलना सीखे। तो यह क्या हो जाएगा, अभिकथन क्या है, गलत दिया वैसे ही। फिर इसका तर्क दिया है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, तो यह भी गलत है। बचपन सार्वभौमिक नहीं होता, ना ही एक आयामी होता। चलिए तो इसका देख लेते हैं, इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर दोनों, मतलब ए और आर दोनों गलत है। देखिए इसका तर्क बताती हूँ मैं आपको, क्या इसका रीजन है। बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है। क्या बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ता है। बिल्कुल सही। तो अभिकथन ए सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र से एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं भिन्न तरीके से अलग अलग उम्र के विकास के चरण से गुजरते हैं। फिर इसका तर्क क्या दिया था, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी है। नहीं, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं है, बल्कि क्या होता है, बचपन बहुआयामी होता है। इसलिए इसका बोथ ए एंड आर दोनों क्या हो गया है, गलत हो गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते। तो इसका अभिकथन दिया है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो बच्चों का समाजीकरण पैदा होते ही घर से ही शुरू हो जाता है, इसलिए अभिकथन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्कूल से नहीं शुरू होता समाजीकरण, घर से ही शुरू हो जाता है, आस पड़ोस से ही समाजीकरण उनके अंदर आने लगता है। फिर इसका तर्क देखिए क्या दिया है, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण का एकमात्र संस्था है। बिल्कुल गलत। जो स्कूल है द्वितीयक समाजीकरण का संस्था तो है, लेकिन एकमात्र संस्था नहीं है। द्वितीयक समाजीकरण का संस्था और भी सारे हैं, जैसे कि मीडिया हो गया, आस पड़ोस हो गए। इस तरह से कभी भी एकमात्र जो है क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बोथ ए एंड आर दोनों क्या है, गलत है, मतलब दोनों फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। सीमा है, बिना अपने मम्मी के परमिशन के मिठाई खाने से निकाल के डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत दिए थे, जिसमें वो क्या किए थे, बच्चों की भावनाओं को के अनुसार उन्हें डिवाइड किए थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीमा के अंदर कोहलबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत का अनुसरण कर रही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। देखिए इसका तो दिया है, सीमा अपनी मम्मी के आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा पूर्व पारंपरिक की प्रारंभिक अवधि में है। यह लगभग कब तक होता है, 9 वर्ष तक रहता है। जब बच्चा 9 वर्ष तक रहते हैं उनमें क्या रहता है, पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि रहती है। इस उम्र में बच्चा क्या करता है, बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियम तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होते हैं। यह स्तर 2 चरण में होते हैं। जो क्या है, पूर्व पारंपरिक स्तर कितने चरण में होते हैं, 2 चरण में होते हैं, आज्ञाकारिता और दंड। और फिर सेकेंड है व्यक्तिगत और विनिमय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुकूलन। तो जीन पियाजे ने क्या किया कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, अनुकूलन एडॉप्शन के द्वारा सुगम होता है, मतलब कि सक्षम होता है। चलिए इसका देखिए व्याख्या क्या दिया है, पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति सहज होती है। बच्चे की इस प्रकृति को क्या कहते हैं, अनुकूलन या फिर एडॉप्शन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगते हैं। जो बालक छोटे होते हैं तभी अपने मम्मी पापा जैसा जैसा करते हैं उसको देख देख के सीखने लगते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि बच्चों के सामने हमेशा अच्छी अच्छी चीजें करिए। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। यह क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है, उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन क्या करता है, बाहरी रूप से प्रभावित करता है। यह कह सकते हैं कि इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुना। इसमें 4 जोड़ी दिया गया, ए बी सी और डी। इसमें से कौन सा जो चरण मतलब सुमेलन दिया है एकदम सही दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा रहता है क्या करता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में वो सक्षम हो जाता है। देखिए हम लोग जीन पियाजे के जो चरण प्रस्तावित किए थे उसके अनुसार दिया है व्याख्या, तो मैं आपको बताती हूँ। पहला इनकी अवस्था जीन पियाजे क्या था, संवेदी पेशी अवस्था, जो कब से कब तक होता है, जन्म से जब बच्चा पैदा होता है जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। इसमें क्या बच्चों में क्या रहता है, इनकी इंद्रियां ही क्या होती है, शिक्षक होती है, प्रतिवर्त क्रिया होता है, अतरंग व्यवहार करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक रहेगी, 2 से 7 वर्ष तक रहती है। और 2 से 7 वर्ष के बच्चे क्या क्या करते हैं, तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में क्या होता है, भाषा विकास होता है, अपरिवर्तनीयता होती है, अहम केंद्रवाद होता है और जीववाद होता है। थर्ड देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक रहती है, 7 से 11 वर्ष तक रहती है। 7 से 11 वर्ष के जब बच्चे होते तर्क करना शुरू कर देते हैं, प्रतिवर्ती होते हैं, वर्गीकरण करना शुरू कर देंगे और संरक्षण करते हैं।
फिर फोर्थ है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से किशोरावस्था तक रहती है। इसमें बच्चे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, सक्षम हो जाते हैं, चिंतन करना शुरू करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं और सृजनात्मक चिंतन भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये रहे आपके जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत बताया था उसके अनुसार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आप लोग का 1-2 क्वेश्चन आएगा, तो इसको जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऑप्शन ए दिया संवाद, ऑप्शन बी दिया व्याख्यान, ऑप्शन सी दिया पनिशमेंट या फिर सजा, ऑप्शन डी दिया पुरस्कार। तो देखिए आपको इसमें से जो सजा और पुरस्कार है वो क्या है, सीधे सीधे निगेटिव वर्ड है, तो इसको काट ही दीजिए। व्याख्यान, बच्चों को कभी व्याख्या देके नहीं पढ़ाया था, ये भी क्या है कि निगेटिव वर्ड है। तो संवाद में क्या होगा, बच्चे खुद बोलेंगे, तो जहाँ पे बच्चों को केंद्र माना जाए उसे क्या कहेंगे, उसे पॉजिटिव टैग वर्ड कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संवाद। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच की एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने तथा अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। संवाद छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषण को संदर्भित करता है, जो या तो स्वयं या दूसरों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है, जिसकी कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में। टाटा बाय बाय।